Welcome, friends. I am Hemant Agarwal, host and coordinator of webinar conducted by chshelpforum.com. This website is specifically relating to various issues that can be experienced in societies and will benefit all society members. This website has very simple language articles, various draft of applications, over 100 earlier webinar videos, and more shall be added as and when time permits. This knowledge and experience sharing webinar is conducted in a very simple, ordinary, non technical, and non legal language and can be easily understood by all our friends. Today's topic is parking issues, disputes, parking charges, mismanagement, and legal remedies. Our today's speaker is Mr. Kuldeep Singh. He has already lectured for you in our earlier webinar videos also. He is well experienced in life. He was at one time a chairman of his society, and yet as of today also he helps a lot of people in his own society affairs. Before we invite him, it is essential to understand कि पार्किंग के डिस्प्यूट्स हर सोसाइटी में हैं। जिसकी पार्किंग एक्स्ट्रा है उसके तो उसके भी होते हैं, और जिसकी सोसाइटी में पार्किंग कम है, लिमिट कम है, जैसे फ्लैट्स ज़्यादा है और पार्किंग स्पेसेस कम है, उन सोसाइटीज़ में भी डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। पार्किंग अलग अलग टाइप की पार्किंग है, स्टिल्ट पार्किंग है, ओपन पार्किंग है, पोडियम पार्किंग है, रैक पार्किंग है, मैकेनाइज्ड पार्किंग वगैरह जिसको कहते हैं। इस तरह अलग अलग प्रकार की पार्किंग है। बायलॉज के हिसाब से हर मेंबर को एक पार्किंग मिलना चाहिए। पार्किंग शॉर्ट है अगर, तो बायलॉज के हिसाब से रोटेशनल के हिसाब से रोटेशन करते जाओ और पार्किंग हर मेंबर को एक एक अलॉट करते जाओ हर साल में। पार्किंग के चार्जेस निर्धारित करना है, फिक्स करना है, तो वो जनरल बॉडी में फिक्स होता है, मैनेजिंग कमेटी के पास अधिकार नहीं है। फिर अगर पार्किंग के डिस्प्यूट्स हैं तो कहाँ का सेटल होता है पार्किंग डिस्प्यूट्स? 4 कोर्ट्स लगते हैं इसके लिए। एक क्रिमिनल कोर्ट भी लग जाता है, एक कोऑपरेटिव कोर्ट भी लग जाता है, एक कंज्यूमर कोर्ट भी लग जाता है, और एक सिविल कोर्ट भी। ये 4 कोर्ट में डिपेंडिंग ऑन सर्कमस्टेंसेस आप पार्किंग के लिए डाल सकते हो। क्या प्रोसीजर है, अलग अलग प्रकार के डिस्प्यूट्स कैसे रिजॉल्व करने हैं, पार्किंग में मिसमैनेजमेंट कैसे होता है। कई कई मेंबरों को एक मेंबर को एक पार्किंग देना है, लेकिन कई मेंबर के पास में एक पार्किंग, 2 पार्किंग, 3 पार्किंग भी होती है। मुकाबले में दूसरे मेंबर को एक भी पार्किंग नहीं है, इनजस्टिस है, दैट इज मिसमैनेजमेंट वगैरह है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे निकलता है, इसके बारे में आज हमारे स्पीकर साहब आपको जानकारी देंगे। तो आई नाउ वेलकम मिस्टर कुलदीप सिंह to take over and proceed with this lecture. Kuldeep Singh sir, please you are welcome and please proceed sir in Hindi, English जैसे आप करते हैं हमेशा। धन्यवाद सर, थैंक यू, प्लीज टेक ओवर। थैंक यू वेरी मच अग्रवाल सर, और मेरा हार्दिक नमस्कार सब पार्टिसिपेंट्स को। मेरे को खुशी होती है कि अग्रवाल साहब मेरे को टाइम टू टाइम कुछ अपॉर्चुनिटी देते हैं सोसाइटी के बारे में आपसे बात करने के लिए। मैंने कोई मास्टर ऑफ साइंस इन सोसाइटी अफेयर्स तो किया नहीं है, लेकिन
वही होता है कि जो एक्सपीरियंस से हम सीख सकते हैं और जो नॉर्मल पढ़ के हम सीख सकते हैं, जो हमारी बाइबल्स हैं, जैसे एमसीएस एक्ट हुआ, रूल्स हुए और सोसाइटी बाय लॉज, तो काफ़ी सरल लैंग्वेज में भाषा में लिखे हुए हैं। अगर हम थोड़ी सी तवज्जो दें, हम थोड़ा सा एफर्ट करें, तो हम ये सब चीज़ें काफ़ी हद तक उनको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अभी आपको मालूम है, आप सभी एक ग्रुप के मेंबर हो जिसमें अग्रवाल साहब के ग्रुप में जहाँ सोसाइटी मैटर्स डिस्कस होती हैं। तो मेरे को कई बार थोड़ा सा दुख लगता है कि कुछ ऐसे सवाल होते हैं मेंबर्स के माइंड में, जो कि उनको अगर वो थोड़ी सी एफर्ट करें और ऑनलाइन जाके अपना डाउनलोड करके रखें सोसाइटी बाय लॉज एंड एमसीएस एक्ट, तो थोड़ा सा वो कष्ट करें कि उनको पढ़ें और समझने की कोशिश करें, तो काफ़ी हद तक आपको सारे वो जवाब जो उधर मिल जाएंगे। काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमारे एक्ट में या बायलॉज में लकूने नहीं हैं, लेकिन काफ़ी हद तक वो हमको डायरेक्शन देते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कैसे प्रोसीड करना चाहिए। तो आज अग्रवाल सर ने बहुत लंबा मेरे को कैनवस दे दिया है कवर करने के लिए। जैसे कि आपको मालूम है कि पार्किंग इश्यूज, फिर डिस्प्यूट्स, चार्जेस, मिसमैनेजमेंट एंड लीगल रेमेडीज, तो ये काफ़ी बड़ा कैनवस है। तो क्योंकि हमारे पार्टिसिपेंट जो हैं उनके क्वेश्चंस मैंने देखा है कि काफ़ी होते हैं, तो मेरे हिसाब से और अग्रवाल साहब भी यही समझते हैं कि हमको क्वेश्चंस जो हैं उनको ज़रूर जितनों के क्वेश्चंस हो वो हम लें, ताकि मेंबर्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनका कोई डाउट हो तो क्लियर हो सके। तो मैं ये सभी टॉपिक के ऊपर थोड़े मोटी मोटी बात करूँगा, जो आपको थोड़ा सा डायरेक्शन देंगे। एक्चुअली हेमंत सर ने ऑलरेडी आपको जो पार्किंग इश्यूज हैं उसके बारे में आपको बताया भी है इन हिज ओपनिंग एड्रेस। तो मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाके आपको थोड़ा सा बता दूंगा, और कोई भी चीज़ जो आपको जैसे समझ ना आई हो या आपको फिर भी कोई डाउट हो, तो हम क्वेश्चन आंसर्स में उसको सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो ये बॉम्बे में, अपने मुंबई शहर में, न्यू बॉम्बे में और जो भी मेट्रोपोलिसेस होते हैं, क्योंकि उसमें हाई राइज बिल्डिंग्स होती हैं ज़्यादातर, अगर सोसाइटी के इर्द गिर्द जगह जो ओपन स्पेस कम होती है तो पार्किंग लिमिटेड होती है। लेकिन जो बायलॉज हैं अपने, वो एक काफ़ी क्लैरिटी देते हैं कि देखिए, जैसे हमको एक एहसास होता है कि भी बिल्डर जो है वो पार्किंग बेच नहीं सकता है, वो सोसाइटी का अधिकार होता है किसको देनी है और कैसे अलॉट करनी है। काफ़ी हद तक ये जो हमारा इम्प्रेशन है वो सही है, लेकिन अगर बिल्डिंग अपनी बिल्डिंग के साथ पार्किंग क्रिएट करता है, प्लीज़ मार्क माय वर्ड्स, पार्किंग क्रिएट करता है, कि जैसे हेमंत सर ने बोला 4-5 टाइप की पार्किंग्स होती हैं, अगर वो पार्किंग क्रिएट करता है, उनको सेल करता है, तो वो उस सेल कर सकता है, और जो मेंबर खरीदता है उसका एक्सक्लूसिव राइट उस पार्किंग को यूज करने के लिए रहता है। लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ होती हैं, जहाँ के मेंबर्स या फ्लैट्स की जो संख्या है वो ज्यादा होती है। ऐसी पार्किंग जो स्टिल्ट पार्किंग या एयरमार्ट पार्किंग जो क्रिएट की होती हैं बिल्डर ने, वो कम होती हैं। तो आजकल तो वैसे भी एक एक गाड़ी की बजाय मेंबर्स के पास 2-2, 3-3 गाड़ियां होती हैं, तो पार्किंग की कभी भी मुंबई शहर में
एटलीस्ट मैं ये नहीं समझता हूँ कि आपको इतनी लग्जरी है कि आप जहाँ गाड़ी पार्क करनी है आप सोसाइटी में कर लो, तो वैसी लग्जरी हमारे पास नहीं है। तो सोसाइटी के बायलॉज काफ़ी क्लियर हैं इस मामले पे, इसलिए मैं सोचता हूँ कि जो डिस्प्यूट्स अराइज होती हैं, जो इश्यूज अराइज होते हैं पार्किंग के, वो एक्चुअली स्पीकिंग होने नहीं चाहिए अनलेस उसमें काफ़ी सारी कोई उलझन हो, क्योंकि हमारे जो बायलॉज हैं वो बायलॉज 78 बायलॉ से लेके 85 बायलॉज तक जो है वो इतने सारे बायलॉज जो हैं, 7 बायलॉज, 9 बायलॉज जो हो गए, 70, 78, 79, 80, 81, 82, 81, तो हमारे पास 8 जो बायलॉज हैं वो काफ़ी हद तक जो हैं वो ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। मैं हर एक बायलॉ की सिर्फ थोड़ी थोड़ी जानकारी आपको दे दूंगा ताकि आपको कभी भी कोई इश्यू हो तो आप उनको रेफर कर सकें और जानकारी हासिल कर सकें कि भी आपका जो अधिकार है वो क्या है। तो सबसे पहले बायलॉ जो 78 है, बायलॉ 78 बेसिकली सोसाइटी की जिम्मेवारी है कि सोसाइटी में अगर जो भी ओपन स्पेसेस हैं उसको प्रॉपरली मार्क करके नंबर करना चाहिए कि भाई ये हमारे पास 10 या 15 या 20 पार्किंग जो हैं वो अवेलेबल हैं, और वो पार्किंग नॉर्मली अलॉट की जाती हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। इसका मतलब ये भी नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर आपने अलॉट कर दी और वो आपकी परमानेंट पार्किंग होगी, ऐसे नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ये रोटेशनल बेसिस के ऊपर ही सोसाइटी इसको अलॉट करती है, और कई बार वो लॉट्स भी निकाल लेती हैं। जैसे मान लो 30 मेंबर हैं जिनको 20 पार्किंग आपके पास है और उनको ज़रूरत है पार्किंग की, तो वो लॉट्स डाल के ये तय कर सकते हैं कि भी पहले साल, इस साल फ्रॉम दिस डेट टू दिस डेट जो है वो ये 20 मेंबर जो हैं उनका लॉट निकाल के कि भी वो पार्किंग की सुविधा ले सकेंगे, और उनको 1, 2, 3, 4, 20 पार्किंग तक जो है वो अलॉट की जाती है, और वो अलॉट की हुई पार्किंग जो है वो 1 साल के लिए नॉर्मली यूज करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लॉट को जो 10 हैं उनको तो मिलनी ही मिलनी है, बाकी उनमें से 20 में से कोई जो जिसका और 10 नाम निकल आए तो वो 10 लोग जो हैं वो दूसरे उसके लिए भी कर सकते हैं, या ये आप अपने कमिटी में या एजीएम में कुछ अपना भी थोड़ा सा सोच समझ के कुछ ऐसा सिस्टम बना सकते हो जहाँ के सबको बराबर की पार्किंग के लिए सुविधा मिले। तो ये बायलॉ आपका 78 बायलॉ है, एंड इस पार्किंग को जो है वो आप बेच नहीं सकते। ये पार्किंग आपकी निजी पार्किंग नहीं होती है, ये सोसाइटी की पार्किंग होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर एक मेंबर है उसको एक पार्किंग, क्योंकि हम ये सोच के चल रहे हैं कि क्योंकि शॉर्टेज होती है तो नॉर्मली एक पार्किंग जो है वो दी जाती है, लेकिन कोई बड़ी सोसाइटी हो और पार्किंग ज़्यादा हो तो किसी को सेकंड थर्ड पार्किंग भी चाहिए हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं अगर अवेलेबल हो पार्किंग्स, और लेने वाले जो हैं वो कम मेंबर्स हों, पार्किंग स्पेयर हो तो वो ले सकते हैं। उसके बाद में ये नॉर्मली जो 80 है, बायलॉ 80 है, तो ये सिर्फ पार्किंग जो है वो बड़ा क्लियरली बायलॉ 80 बोलता है कि पार्किंग इज टू बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस दैट इज अलॉटेड। अभी इसको बेसिकली थोड़ा सा ध्यान देना है कि जिस बंदे की जिसको पार्किंग की जरूरत नहीं है व्हीकल पार्क करने के लिए, he cannot be allotted a parking space
फॉर अ व्हीकल इन द सोसाइटी। वो ये नहीं है कि उसकी दुकान चल रही है सामने, वो पार्किंग के लिए एक अलॉट करके अपनी बैठ जाए फ्रॉम द कॉमन पूल और अपना सामान उधर रखे और उसके पास गाड़ी नहीं हो। तो बायलॉ बड़ा क्लियरली बोलता है कि ये सुविधा जो है ये ओनली फॉर द पर्पसेस ऑफ पार्किंग दी व्हीकल्स होती है। बायलॉ 81 जो है वो बेसिकली वो ही बोलता है कि सेकंड थर्ड स्पेयर पार्किंग हो तो आप उस स्पेयर पार्किंग हो तो आप उसको ले सकते हैं, वो भी आप अप्लाई करें, अगर स्पेयर हो तो आपको मिल सकती है। 82 वही बोलता है अगेन कि जो लॉट्स के तहत या ऑन ईयरली बेसिस जो है वो पार्किंग हम अलॉट कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कमेटी और मेंबर्स मिलके भी एक सिस्टम तय कर सकते हैं जिसमें कोई इशू ना बने लेकिन सबको ज्यादा से ज्यादा पार्किंग की सुविधा मिल सके। बाकी 83 बोलता है कि आपको एप्लीकेशन देनी है और बायलॉ 65 के तहत सेक्रेटरी को डिसाइड करना है आपकी एप्लीकेशन के ऊपर, ये एक प्रोसीजर दिया हुआ है। बायलॉ 84 ये पार्किंग जो है उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपको और एजीएम में जो डिसाइड किया है पार्किंग चार्जेस, आप 500 लगा लो पर मंथ, 700 लगा लो, 300 लगा लो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि जनरल बॉडी कितना डिसाइड करती है। तो उसके हिसाब से अगर आपके पास 2 पार्किंग है, क्योंकि स्पेयर पार्किंग भी अवेलेबल थी और आपने वो ले ली है, फिर आपको वो 2 पार्किंग के चार्जेस जो है वो आपको देने पड़ेंगे। तो जो लास्ट बायलॉ 85 है इसके बारे में पार्किंग में, वो बेसिकली यही कहता है कि आप को अगर प्रीमिसेस में पार्क करना है, अपना कोई भी व्हीकल पार्क करना है, ऑटो पार्क करना है, गाड़ी पार्क करनी है, छोटा मिनी ट्रक पार्क करना है, आपको सोसाइटी मैनेजिंग कमेटी से परमिशन लेनी जरूरी है। बाकी जो आपके जो इश्यूज होते हैं, जैसे हेमंत सर ने बोला कि आप कोर्ट में जा सकते हैं, ये मुद्दा जो पार्किंग के कोई भी इश्यूज होते हैं वो कोऑपरेटिव कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट या आप जो नॉर्मल सिविल कोर्ट जो होती हैं उसमें जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई न्यूसेंस क्रिएट करता हो पार्किंग के आपकी सोसाइटी में, तो उसकी पुलिस कंप्लेंट भी आप पुलिस को दे सकते हैं। वो इश्यू जो है वो पुलिस के बारे में पुलिस का बनता है। तो ये संक्षेप में बेसिकली मैंने आपको बायलॉ 78 to 85 का थोड़ा सा ये बताया है। आप इनको दोबारा अगर जब भी आपको मौका मिले पढ़ें तो काफ़ी क्लियर हो जाता है कि सोसाइटी की पार्किंग जो वो कैसे अलॉट होनी चाहिए। तो अगर ये सिस्टमैटिकली सब कुछ होता है तो मेरे हिसाब से तो कोई इशू होना नहीं चाहिए। अभी हम नेक्स्ट इशू पे आते हैं जो हमारे चार्जेस होते हैं सोसाइटी में। इसका मैं आप संक्षेप में यही बोलना चाहता हूं कि देखिए हमारी सोसाइटीज जो हैं वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर मैनेज होती है। ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी कॉन्सेप्ट जो है वो नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस के ऊपर चलता है। तो इसलिए ये जो चार्जेस होते हैं, जो आपका मेंटेनेंस बिल होता है जिसको हम सोसाइटी बिल बोलते हैं या मेंटेनेंस चार्जेस बोलते हैं, उसमें कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपके रिलेटेड टू योर फ्लैट होते हैं, जैसे और एरिया होता है, देन आपकी जो पानी का जो इनलेट्स होते हैं उसके हिसाब से। लेकिन उसमें उसके अलावा कुछ सर्विस चार्जेस भी होते हैं और ये जो हैं वो 66 एंड 67 बायलॉ जो है वो काफ़ी डिटेल में देते हैं कि भी क्या क्या चीज़ जो किस किस चीज़ों के आपको सोसाइटी में चार्जेस देने चाहिए। उसके अलावा अगर आपको कोई चार्जेस मांगता है, कोई मैनेजमेंट कमेटी आपको चार्जेस डालती है, तो या तो वो चार्जेस जो हैं वो जनरल बॉडी
से अप्रूव हुए होने चाहिए, या फिर अगर नहीं अप्रूव हैं और वो कुछ ऐसे चार्जेस डाल रहे हैं तो वो एक डिस्प्यूट इशू बन सकता है और आप उसको रिफ्यूज कर सकते हैं कि भी मैंने ये चार्जेस नहीं देने हैं. एज पर द बाय लॉ एंड द एक्ट, these charges are not to be collected from the members. अभी इसमें थोड़ी सी कई बार जो है मेंटेनेंस चार्जेस का ये क्या क्या मेंटेनेंस जो है वो सोसाइटी की जिम्मेवारी है, क्या मेंटेनेंस जो है वो मेंबर की जिम्मेवारी है. तो ये भी बाय लॉ 160 जो है वो 160A एंड 160B बाय लॉ वो काफी क्लियरली आपको बताता है कि जो कॉमन एरिया होता है और जो आउटसाइड स्ट्रक्चर ऑफ द बिल्डिंग होती है वो सोसाइटी की जिम्मेवारी होती है, और जो भी आपके फ्लैट के अंदर स्ट्रक्चरल मेंबर हो या जो दूसरे अदर पार्ट ऑफ द फ्लैट इनसाइड, that is inside of the house, it becomes members responsibility. अभी मैंने देखा है कि इसकी अगर आप सही तरीके से एप्लीकेशन ना करें तो इसमें बहुत सारी डिस्प्यूट्स पैदा होती हैं. अगर तो एक बिल्डिंग है जिसमें आप मान लो 10 मेंबर रहते हैं, और अभी एक मैं उदाहरण के तौर पे आपको जैसे बताऊं कि नॉर्मली जो टेरेस होता है दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजिंग कमेटी टू रिपेयर द टेरेस, एंड इन एडिशन द टॉप फ्लोर टेरेस इनसाइड इज आल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सोसाइटी. बाकी जो है नीचे वाली जो इंडिविजुअल फ्लैट्स हैं उसकी जिम्मेवारी जो है वो रूफ की जो जिम्मेवारी है वो मेंबर्स की खुद की होती है. लेकिन अगर आप 10 मेंबर्स हैं और आपके पास कॉर्पस अवेलेबल नहीं है मेजर रिपेयर करवाने के लिए, क्योंकि छोटी सोसाइटी है, उसके ऊपर खर्चा हो सकता है 40-50 लाख का खर्चा हो, 40-50 लाख कॉर्पस इज नॉट अवेलेबल, तो मैनेजिंग कमेटी जनरली क्या करती है कि वो एक एजेंडा रखती है जनरल बॉडी मीटिंग में या स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में, सारा उसका सर्वे करा के एस्टिमेट लेके सारा कुछ करके, और वो बोलती है कि देखिए हम 10 मेंबर हैं और हमारा खर्चा जो इतना है, मान लो कि 40 लाख का खर्चा है तो 4-4 लाख सबको देना पड़ेगा, हमारे पास कॉर्पस जो है वो सारा 10-15 लाख है. तो जो सोसाइटी अगर कंट्रीब्यूट कर सकती है फ्रॉम द मेन फंड कॉर्पस, वेल एंड गुड, द रेस्ट ऑफ द कलेक्शन हैज टू बी मेड बाय द मेंबर्स देमसेल्व्स. अभी अगर बायलॉ के हिसाब से जाए तो जो सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर की अगर रूफ टूट रही है, अंदर से खराब हो रही है, तो वो इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको अपने आप ठीक करवाए. लेकिन हो सकता है कि बाकी 7 जो फ्लैट हैं उसको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, और अगर टॉप फ्लोर जो फ्लैट है जिसकी रूफ इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेरेस के नीचे जो रूफ है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कमिटी, वो अगर खराब है तो वो तो उस मैनेजिंग कमेटी करवाएगी. लेकिन ये 2 मेंबर अगर बोलें कि साहब हमारे ऊपर तो बहुत सारा लोड पड़ता है इसका, तो 10 मेंबर अगर मिलके, मेरी सोच नहीं है, बायलॉ नहीं बोलता ये, हेमंत सर मेरे को करेक्ट कर सकते हैं बाद में, अगर 10 के 10 मेंबर ये डिसाइड करें कि भी हम सारे लोग जो हैं जितना भी खर्चा मेन है बिल्डिंग का स्ट्रक्चर रिपेयर में, मोटी मोटी रिपेयर में, हम सारे शेयर करेंगे, तो मेरे हिसाब से उसमें कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए और उसमें से कोई डिस्प्यूट भी नहीं होगी. लेकिन अगर एक भी मेंबर बोले कि भी मैं सेकंड और थर्ड फ्लोर की रूफ के लिए क्यों कंट्रीब्यूट करूं, तो द बेस्ट ऑप्शन वुड बी टू गो बाय द बायलॉज दैट दो सेकंड एंड थर्ड फ्लोर फ्लैट्स should get their roof repaired themselves, and rest of or everything inside and outside of the building, which is in any case the responsibility of the managing committee, that can be done with the common fund.
तो मेरा मेरा बेसिकली कहने का मतलब ये है कि बायलॉ से हम डायरेक्शन ले सकते हैं, लेकिन अगर मेंबर्स आपस में मिलके भी कुछ ऐसा डिसाइड कर लें जिसमें 100% सहमति हो, उसमें भी कोई हर्जे की बात नहीं है, क्योंकि वी मस्ट अंडरस्टैंड डिफरेंट फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोग सोसाइटीज में रहते हैं। कुछ मेंबर्स होते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, कुछ मेंबर्स अफ्लुएंट होते हैं, फाइनेंशियली वेल ऑफ होते हैं, दे कैन डू। बट एज आई सेड दैट हियर आई एम गोइंग आउटसाइड द बायलॉज, आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज व्हाट शुड बी डन, बट मेरे कहने का भाव ये है कि जो चीज डिस्प्यूट बन भी सकती है, क्योंकि वो बायलॉ में वो नहीं कह रही है ऐसे, आपस में मेंबर मिल बैठ के भी कुछ डिसाइड अगर कर लें जहां 100% सहमति हो, तो उसमें भी कोई डिस्प्यूट अराइज होनी नहीं चाहिए। तो डिस्प्यूट अभी अगर हम चार्जेस पे, डिस्प्यूट पे, मैं मोटा मोटा जैसे मैंने आपको बताया है, अभी वी विल जस्ट टच अपॉन कि मिसमैनेजमेंट कहाँ होती है। तो जेंटलमैन, इसके ऊपर मैंने पहले भी काफी आपको अपनी तरफ से अपने विचार आपके सामने रखे हैं। मेरा ये समझना है कि अगर तो आपकी मैनेजिंग कमेटी जो है वो अच्छे लोगों की मैनेजिंग कमेटी है, जिनका दिल जो है वो एकदम साफ है, वो किसी ऐसी नीयत से मैनेजिंग कमेटी में नहीं आए हैं कि उनको कुछ गलत काम करना है, कुछ पैसे बनाने हैं। तो मेरे हिसाब से तो देयर शुड बी नो मिसमैनेजमेंट। अगर साफ दिल वाले कमेटी है सारे के सारे मेंबर, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉब्लम ज्यादा क्या होती है, कब होती है? प्रॉब्लम होती है जब मैनेजिंग कमेटी ये सोचने लग जाए कि भी हमको बिठाया है आपने चुन के मैनेजिंग कमेटी में, हम आपकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम जैसे उचित समझें, जो हमको ठीक लगे, हम उस तरीके से काम करेंगे। तो ये बात जब आज किसी कमेटी के मन में ऐसी बात अगर आ जाए कि हम अपने मन से काम करेंगे या जो हमको ठीक लगेगा वो करेंगे, तो मिसमैनेजमेंट वहां से शुरू होती है। तो इसलिए मैं बार बार यही कहता हूं, आप सब लोगों को मेरा निवेदन है कि प्लीज जिस भी कमेटी में आप जिस भी सोसाइटी में आप रहते हैं, आप अपने आंखें कान खोल के रखिए, सोसाइटी की मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करिए, टाइम पे जाके थोड़ा सा सवाल जवाब, कुछ डॉक्यूमेंट देखिए, सोसाइटी में जाके, ऑफिस में जाके कुछ कॉन्ट्रैक्ट देख लीजिए, जो कॉन्ट्रैक्ट आपका कुछ चल रहा हो, कोई रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट हो या कोई और किसी चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो, तो आपको अगर ये सोच के आप काइंड ऑफ बैठ जाएं घर में कि भी ठीक है, हमने कमेटी एक चुन ली है, वो कमेटी को हमने जिम्मेवारी दे दी है, तो वो कमेटी चलाए अपने आप। तो जब आपके चेक्स एंड बैलेंस जो हैं वो नहीं रहते कमेटी के ऊपर, तो उस टाइम के ऊपर ये मिसमैनेजमेंट ऑफ द सोसाइटी अफेयर्स शुरू होती है। एक मेन चीज जो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मैनेजिंग कमेटी के पास जो आपका सोसाइटी का फंड जो हम सब लोग कंट्रीब्यूट करके उसको बनाते हैं,
सोसाइटी फंड जो होता है, उनको अपनी मैनेजिंग कमेटी में डिसीजन लेने का सिर्फ पैसे के मामले में एक अधिकार है एज पर द बाय लॉ, जिसमें ये दिया हुआ है कि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से कितने जो पैसे हैं मेंटेनेंस के ऊपर मैनेजिंग कमेटी खर्च कर सकती है, मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में रेजोल्यूशन को पास करके। तो मैं आपको जैसे बता दूं कि जो बड़ी कमेटी होती हैं, मैक्सिमम एक्सपेंडिचर दैट दे कैन डू इज 1 लाख ऑफ रुपीज, 1 लाख रुपीज ऑन ईच मेंटेनेंस आइटम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी बिल्डिंग में कुछ सिविल वर्क करना है तो उसके ऊपर जो तोड़ा फोड़ी हुई है, जो आपकी स्टेयर्स ठीक करनी है, फायर एस्केप ठीक करनी है, या सिविल वर्क्स का कोई है, तो 1 लाख के तक वो बड़ी सोसाइटी जो है वो एमसी में रेजोल्यूशन पास करके वो उसका खर्चा पास कर सकती है। लेकिन एक कंडीशन जरूर आपको याद रखनी चाहिए कि कॉम्पिटिटिव बिड्स जरूर मंगानी चाहिए, यानी कि वो जो है आपका काम जो है उसको एडवर्टाइज किया जाए, टेंडर फ्लोट किया जाए, टेंडर फ्लोट करने के बाद में बिड्स इनवाइट किए जाएं, शॉर्ट लिस्टिंग जो बिड्स भरते हैं उन शॉर्ट लिस्टिंग करके उनकी इंटरव्यू, टेक्निकल इंटरव्यूज की जाएं, उसके बाद में उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए। टेक्निकल इंटरव्यू में बेसिकली यही देखा जाता है कि उन्होंने कितना काम किया, कब से एस्टेब्लिश्ड कंपनी है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो ये सारा कुछ करके और उसके बाद में जब शॉर्टलिस्ट करके आप उनको इंटरव्यू करके बुला के उनके साथ पूरा उनको ट्राई एंड सी के आप कितना उसमें नेगोशिएट करके जो है, जो आपकी L1, L2, L3 जो कोटेशन बनती है उसके हिसाब से फिर आप वो जो रेजोल्यूशन रखिए जनरल बॉडी में, और जनरल बॉडी में आप बताइए कि भी हमको ये जो है ये हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, इसमें से हाउस जिसको चाहे पास कर दे। हम रिकमेंड करते हैं कि L2 को किया जाए। अभी नॉर्मली हम क्या करते हैं कि L1 को, जिसकी लोएस्ट कोटेशन होती है, उसको करते हैं। लेकिन हो सकता है कि आपने उसकी जब छानबीन करी कॉन्ट्रैक्टर की, आपने उसकी काम, आपने उसकी सुपरविजन, आपने उसकी क्वालिटी ऑफ सुपरवाइजर्स, quality of his various other aspects with the civil work, if you find that he is superior than L1 but slightly costlier than L1, there is no harm in actually selecting the L2 bid and give the contract to L2. दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था, जब हम बोलते हैं कि 1 लाख की लिमिट या जैसे भी सोसाइटी का साइज है, जो भी उसमें, आई थिंक इट्स बाय लॉ 158 और समथिंग आई एम गेटिंग, उसके हिसाब से अगर आपका फायर का काम भी करना है, आपके फायर खराब हो रहे हैं, फायर अलार्म खराब हो रहे हैं, पाइपलाइन में कुछ है, कोई वाल्व चेंज होने वाले हैं, तो वो भी जो है वो एक डिफरेंट वर्क में आ जाता है। ये नहीं है कि आपने क्योंकि 90,000 की या 1 लाख की आपने सिविल वर्क्स करवा लिया तो अभी मैनेजिंग कमेटी जो है वो फायर वाला नहीं कर सकते। ईच आइटम के ऊपर मैनेजिंग कमेटी 1 लाख का कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव कर सकती है। अगर वो मैनेजिंग 1 लाख से ऊपर जाता है तो ये जरूरी है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को जनरल बॉडी अप्रूव करे और उसके बाद में ही उसकी कलेक्शन हो पैसों की और उसके बाद में उसकी एग्जीक्यूशन हो। सो मेरे कहने का मतलब बेसिकली ये है कि ये समझना जरूरी है कि मैनेजिंग कमेटी को कोई ऐसी खुली छुट्टी नहीं है कि भी वो 1 लाख तक वो वकील करके किसी के ऊपर केस भी कर सकते हैं अगर उसकी फीस 1 लाख के बीच में है,
वो कुछ और भी कर सकते हैं जो 1 लाख के बीच में है, तो जैसे नहीं भी, ये तो 1 लाख की या जो लिमिट दी हुई है उसमें दैट इज प्योरली फॉर मेंटेनिंग द एसेट्स ऑफ द सोसाइटी, मेंटेनेंस ऑफ एसेट ऑफ द सोसाइटी। क्योंकि ये आपका पैसा है, वो अपनी मनमानी और किसी तरीके में नहीं कर सकते। अगर आपको 50,000 का या 20,000 का कुछ मान लो आइटम भी लेना हो सोसाइटी के लिए, आपको पीए सिस्टम लेना हो, आपको कंप्यूटर लेना हो 40,000 का, वो ये नहीं कर सकते कि भी वो मैनेजिंग कमेटी में अप्रूव करके 40-45,000 का अपने लिए कंप्यूटर ले लें। इसलिए ये जो पैसे का मामला है, ये अगर ध्यान में रखा जाए कि हम उनकी 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 कितनी, मतलब उनको कितना, क्या क्या वो कर सकते हैं और क्या क्या वो नहीं कर सकते हैं, इसकी अगर हमको जानकारी हो, हमको ये करना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि वी मस्ट पार्टिसिपेट इन द अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी। जाके सोसाइटी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट देखना है, कुछ भी करना है आपको तो कर सकते हैं। दूसरी नॉर्मली होता है जो सीक्रेट रखना चाहते हैं, उधर से तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं, बिकॉज वो आपको डॉक्यूमेंट्स नहीं देते हैं, तो वो भी एक वायलेशन ऑफ बाय लॉ एंड एमसीएस एक्ट सेक्शन 32 का हो जाता है। तो ऐसे करके वो तो कोई लिमिट ही नहीं है कि जो मिसमैनेज है। What I have experienced, there are so many areas in which the society can mismanage the affairs. So therefore, it is important that we participate. मैं इसके में एक और चीज ऐड करूंगा कि प्लीज जब इलेक्शन होती है तो थोड़ी सी मेहनत करके अच्छे लोगों को नॉमिनेट करके उनको इलेक्शन में खड़ा कीजिए और उनको चुन के एमसी में बैठाइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इसमें आप थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे इलेक्शन के टाइम पे, आप 5 साल उसके बाद में सुखी रहेंगे अगर आपने अच्छे लोग चुन के कमेटी में बैठाए तो अभी मिसमैनेजमेंट होगी तो डिस्प्यूट होती हैं तो फिर लीगल रेमेडीज के ऊपर हमको आना पड़ता है। तो लीगल रेमेडीज आप इसमें बैठ मिलकर भी सॉर्ट आउट हो सकती हैं। बेस्ट यही है कि अगर सोसाइटी की चारदीवारी में हम बैठ के मैनेजिंग कमेटी के साथ, अगर नहीं उनके साथ नहीं तो जनरल बॉडी में एजेंडा रख के अगर हम बैठ के आपस में कोई भी इशू सुलझा सकते हैं, वो सबसे अच्छी बात है। अगर वो नहीं सुलझता है तो फिर बायलॉ 176 जो है मैनेजिंग ये सोसाइटी के बायलॉ जो हैं, वो उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि आपको कोई जो डिस्प्यूट होती है रजिस्ट्रार के पास, डिप्टी रजिस्ट्रार के पास, जिसको भी हम बोलते हैं या जॉइंट रजिस्ट्रार बोलते हैं, आप क्या क्या मुद्दे लेके जा सकते हैं। कोऑपरेटिव कोर्ट में आप क्या मुद्दे लेके जा सकते हैं, पुलिस के पास आप क्या मुद्दे लेके जा सकते हैं, तो कोर्ट में क्या लेके जा सकते, ये सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन 2 चीजें याद रखनी बहुत जरूरी हैं और इसमें देखिए मेरा एक ही सुझाव है आपको, अगर तो आपको जो गलत लग रहा है कि मैनेजिंग कमेटी गलत कर रही है, तो या तो देखिए हिम्मत रखिए उसको सुलझाने की, और जितनी दूर जाना पड़े जाने की हिम्मत अगर रखेंगे तो आप उसको इनिशिएट करिए। अगर आप में वो हिम्मत नहीं है, अगर आपको आपकी इज्जत का सवाल है कि लोग क्या बोलेंगे, दूसरे मेंबर क्या बोलेंगे, मेरी तो वो सोचेंगे कि भाई इसी को तकलीफ है और किसी मेंबर को तकलीफ नहीं है, ये अननेसेसरली सोसाइटी को इतना अच्छा काम कर रही है मैनेजिंग कमेटी, उनके ऊपर उंगली उठा रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप चुप करके बैठिए, फिर आपको कोई भी मतलब ऐसे इशू को जो है आगे लेके जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा
कि अभी जो नए अमेंडमेंट भी आए हैं, 154 सेक्शन जो आया है एमसीएस एक्ट का, 154 बी, उसमें बहुत सारी जो हैं इश्यूज जो डिस्प्यूट के होते हैं उनको भी काफी विस्तार से बताया गया है। और हमारे जो एमसीएस एक्ट अपना है 1960, उसमें certain offenses have been listed in section 146 and उसकी जो corresponding punishment है उस violation की, वो 1747 में दी हुई है। तो ये नहीं है कि कुछ आपके पास रेमेडी अवेलेबल नहीं है, आप अपने मैटर को सुप्रीम कोर्ट तक भी लेके जा सकते हो, मेरे हिसाब से हाई कोर्ट तक तो ले ही जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि आप में वो कितनी क्षमता कितनी है, आप कितना वो रखते हो, उतना निश्चय कितना रखते हो, अपना आपका कितना वो है, मनोबल कितना है कि भी ये गलत काम को आप को मतलब सेटल करने के लिए, सोसाइटी के साथ उलझने के लिए, तो वो बहुत जरूरी है। जो भी आप जॉइंट रजिस्ट्रार के पास भी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो आप लेके जा सकते हैं, उसके पास अंडर 146 सेक्शन आप लेके जा सकते हैं। और अगर वो आपके पक्ष में आपको ऑर्डर देता है जॉइंट रजिस्ट्रार या डीडीआर जेटीआर, तो आप पुलिस कंप्लेंट भी कर सकते हैं, एफआईआर भी लॉन्च हो सकती है। तो ये सब रेमेडीज जो हैं ये हमको अवेलेबल हैं, लेकिन वही है, आपको ये सोचना है कि मेरे को बुरा बनना है सोसाइटी के में कि नहीं, कि मेरे को ऐसे ही चलते रहने देना, आंखें बंद करनी है और जो होता है उसको होने देना है। तो मैं अपने समय को सामने रखता हुआ, आई डोंट वांट टू एक्सीड माय प्रेजेंटेशन टाइम। I have finished. I will request Hemant sir now to proceed with the question answers. Thank you very much. Thank you. Singh Saab, welcome, and thank you for your extensive lecture with all the explanations and everything. We will take a 2-minute sponsor break, and then we will
Welcome back, friends. Now we will take up our question and answer session. Please ask questions only relating to today's topic. आज का जो विषय है सिर्फ उसी पे आप प्रश्न पूछिएगा. आज का विषय है पार्किंग इश्यूज, डिस्प्यूट्स, सोसाइटी के क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं, और आपकी सोसाइटी में अगर पार्किंग का कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो उसके बारे में प्रश्न पूछ लीजिए. कोई लीगल रेमेडीज की कोई प्रश्न है तो उसके बारे में पूछ लीजिए. फ्रेंड्स, जिस किसी को भी प्रश्न पूछना है, आपके स्क्रीन पे हैंड सिंबल है ऐसा वाला, उसको क्लिक कर दीजिए एंड वी विल टेक अप योर क्वेश्चंस इन सीक्वेंस. वी आर टेकिंग ओनली. Hemant sir, this is TN Chikka from the Nerul Society, Sanjeevani Society. I have one issue. जैसे संधू सर, सर ने वी बोला था. हैवंट स्टार्टेड द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन येट. Okay. We will invite you, then only you can ask your questions. Okay. ठीक है. So we are taking only one short question per person. While asking your questions, please switch on your video. If your video is not switched on, then we are not taking your questions. This webinar does not provide any type of consultations or advice to your personal problems. Friends may ask questions only relating to today's topic. Knowledge and experience sharing is based on take it or leave it basis, without any type of liability or responsibility whatsoever and whichsoever. So we will take up our first question for today. The first question, Singh Saab, are we ready to take up questions, please? Yes, sir. Yes, sir. Okay, our first question is by Mr. Mukesh Garg. Mr. Mukesh Garg, please ask your question. Mr. Mukesh Garg. Okay, our next question is by Payal Dubashi. Okay, our next question is by Mr. M.H. Kapadia. Can you hear me, sir? Hello, am I audible? Yes, sir. Yes, sir. See, I have a question is on legal remedy. See, under section 71A, if the managing committee uses society fund for their personal use to sue somebody or a defamation notice, they cannot do that, right? So, if the registrar is not doing anything on that issue after a complaint, will the police register an FIR against them for cheating, misappropriation and criminal breach of faith? Mr. Kapadia, this question is not related to today's topic. Hence, we are not taking up this question. Thank you, Mr. Kapadia. Our next question is by Mr. Francis Menezes. Mr. Francis Menezes. Yes, sir. Good evening, sir. This is regarding is a MADA plot 1995 allotted by MADA. That time we were not aware regarding the parking legal remedies. In the common space, the two-wheeler people, members start parking without knowing. Later on, we have charged them parking charges. And more parking application comes. Now it is like a mismanagement. The MADA has not allotted any common parking for us. In this case, what is your expert advice? Mr. Francis, as I if I've understood your question correctly, that you don't have any mark parking, which is with the plot when the plot was constructed. Was it did it have a proper parking constructed with it? No, sir. No, it is a common So it is only the open space. Am I right to understand? Yes, sir.
Yeah. So now, see, what has happened is that uh, this problem has generated primarily because the society hasn't gone as per the bylaws. Yes, sir. If now, and some members are enjoying the parking, and Yes, sir. probably because they are paying, and parking is not enough for everyone, as I understand. There's shortage of parking. Am I right to understand that? Yes, sir. Yeah. So as I said, that the proper this thing is even now, what has happened in the past has happened. But now the general body can sit down and discuss this issue, and as per the bylaws, go by the bylaws, and thereafter allot the parking by the lots, by first come first serve, or whatever, whichever system you want to follow. And the others members, apparently there are some societies where even there is no place to park inside the society, and so therefore a lot of members actually park the vehicle on the road outside. So you have to you are depending on how many. Firstly, there should be marking of the space. Parking should be created, numbered, and thereafter allotment on. Now there is not that first come first serve, but by lots or something, and then in rotation. You should every year go in rotation, give the facility of parking to each member turn by turn, and decide the parking charges and pay those parking charges. Okay. Our next question is by Mr. Ismail Sheikh. Mr. Ismail Sheikh. सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है। हाँ सर, मेरे को ये पूछना है कि एक जनरल बॉडी को ये पावर है कि पार्किंग जो अलॉट करते हैं, पार्किंग चार्जेस, सॉरी, तो फ्लैट ओनर के लिए एक तरह का पार्किंग चार्जेस और टेनेंट के लिए डबल, या ऐसा कर सकते हैं? लीगली स्पीकिंग ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पार्किंग चार्जेस आर पार्किंग चार्जेस। वो जो जितने पार्किंग चार्जेस मेंबर को लगते हैं, उतने पार्किंग चार्जेस टेनेंट को लगने चाहिए। अगर आप सहमत नहीं हो तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हो। ओके सर, थैंक यू। Singh Saab, I'd like to add something to this, if you permit. Yes, sir. पार्किंग चार्जेस का जो फंडा है वो जनरल बॉडी के डिसीजन के ऊपर है। तो हम लोग ये टिपिकली सोचते हैं कि पार्किंग चार्जेस सबको इक्वल लगना है, सरखा लगना है, लेकिन जनरल बॉडी के पास में ये अथॉरिटी है सेक्शन 72 के अंतर्गत में कि अगर प्रॉपर नोटिस एजेंडा आया हुआ है और मैनेजिंग कमेटी का ये प्रपोजल है कि रेसिडेंट मेंबर को इतना पार्किंग लगना है और नॉन रेसिडेंट मेंबर को इतना पार्किंग लगना है, विजिटर को इतना पार्किंग लगना है, स्ट्रीट एरिया वाले पार्किंग को इतना पार्किंग लगना है, पोडियम वाले को इतना पार्किंग लगना है। तो ये अधिकार जो क्षेत्र है पार्किंग चार्जेस को डिसाइड करने का और फिक्स करने का, ये मैनेजिंग कमेटी के दायरे में नहीं है, लेकिन जनरल बॉडी के दायरे में है, क्योंकि जनरल बॉडी का डिसीजन सेक्शन 72 के अंडर में फाइनल माना जाता है। बट नाउ दिस हैज टू बी प्रॉपरली डन अप in a general body resolution. It may be an SGM or it may be in an AGM. Technical है, but it is achievable provided the managing committee wants it appropriately. Thank you, sir. Thank you for correcting, sir. Yeah. So I will also add something to it कि सिंह साहब बताइए कि पार्किंग जो डिफॉल्टर है उसको सोसाइटी रिफ्यूज कर सकती है क्या? ये मेरे तरफ से प्रश्न है, 2-3 प्रश्न है आपके लिए। डिफॉल्टर है मतलब कि उसने अनुमति नहीं ली और पार्किंग कर रहा है? नहीं, जैसे मेंबर है, अनिल भाई मेंबर है सोसाइटी का, फ्लैट नंबर 101 का, उसने 2-4 साल से मेंटेनेंस सोसाइटी को नहीं दिया हुआ है और वो सोसाइटी बोलती है कि तुमने मेंटेनेंस दिया नहीं है, हम तुमको पार्किंग नहीं देंगे करके। ओके सर, नाउ जो मेरी समझ है वो एक मुद्दा, यू कैन करेक्ट मी सर इफ आई एम रॉन्ग, बट द पॉइंट इज दैट if he is not paying the parking charges, because apart from the maintenance, this is service charges, you can add parking charges if you allotted somebody a parking.
So if he is not paying the parking charges, then he could be refused if he is not paid that, because he is a defaulter. So he could be asked to vacate that parking as per my views. Yes sir, it is possible because as I told you just now, अपने फ्रेंड्स को बताया कि मैंने जनरल बॉडी का डिसीजन सेक्शन 72 के अंडर में फाइनल होता है। तो अगर जनरल बॉडी ये बोलती है कि भाई इन 10 मेंबर को पार्किंग देना है, तो रोटेशन में जनरल बॉडी डिसाइड करती है कि किस किस को पार्किंग देना है। इन अदर वर्ड्स पार्किंग देने का या अलॉट करने का अधिकार मैनेजिंग कमेटी को नहीं है, लेकिन जनरल बॉडी को है। अगेन सेक्शन 72 कम्स इनटू प्ले। तो उस समय अगर बायलॉज में आप अमेंड कर लें, सब कुछ बायलॉ में अमेंड करने की बात है, मतलब जो जो क्लॉज डालना है बायलॉज में अमेंड कर लें, उसको अप्रूव करा के रजिस्टर कर लें। जो भी चेंजेस चाहिए आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ये सारे डिस्प्यूट में या डिसीजन पे आपने इसमें जनरल बॉडी ने ये डिसीजन लिया कि सुनील भाई डिफॉल्टर है, कोई भी डिफॉल्टर को पार्किंग अलॉट नहीं करेंगे, तो ये जनरल बॉडी के अधिकार में। अब इस पे डिस्प्यूट करने का अधिकार या इसको सुलझाने का अधिकार डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास में नहीं है। आपका जो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार है उसका अधिकार क्षेत्र के बाहर जाता है, क्योंकि इट इज अ डिसीजन ऑफ द जनरल बॉडी, इट इज अ रेजोल्यूशन ऑफ द जनरल बॉडी। और जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन को चैलेंज करने का या सुनवाई करने का अधिकार कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार को नहीं है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कोऑपरेटिव कोर्ट को है सेक्शन 91 में। तो ये भी एक फंडा यूज करा जा सकता है मेंबर को पार्किंग देना और पार्किंग नहीं देने के लिए। सिमिलरली पार्किंग को क्या हम रेंट आउट कर सकते हैं क्या? मेरी पार्किंग है, पार्किंग नंबर 10, मैं किसी को पार्किंग देना चाहता हूं, तो ये अलाउड नहीं है। लेकिन अगर बायलॉज में अगर आप चेंज कर देते हैं, क्योंकि डिसीजन तो जनरल बॉडी का होना है, तो जनरल बॉडी अगर ये कहती है कि ठीक है आप अपना फ्लैट लीवर लाइसेंस पे दे सकते हो, क्योंकि वो तो लिखा हुआ है बायलॉज के अंदर, तो व्हाई नॉट द पार्किंग। बट पार्किंग के बारे में चूंकि बायलॉज के अंदर वर्णन नहीं दिया हुआ है, तो आप बायलॉज को अमेंड कर दीजिए, उस चीज का वर्णन डाल दीजिए, और पार्किंग भाड़े पे चढ़ाने का भी परमिशन आप करा सकते हैं। सिमिलरली विद टेनेंट पार्किंग ऑल्सो, टिपिकली लीगली ये है कि अनिल भाई मेंबर को पार्किंग अलॉट किया हुआ है, अनिल भाई ने अपना फ्लैट भाड़े पे दे दिया हुआ है, पार्किंग तो भाड़े पे दे नहीं सकते, तो क्या सोसाइटी अनिल भाई को ये बोल सकती है कि भाई हमारे बायलॉज के हिसाब से सिर्फ रेसिडेंट मेंबर्स, मतलब जो हमारे सोसाइटी के प्रीमिसेस के अंदर रह रहा है, हम सिर्फ और सिर्फ उसी को पार्किंग अलॉट करेंगे? तो बोलेंगे कहाँ लिखा हुआ है? बोले ये रहा हमारा अमेंडेड बायलॉज, ये हमारा जनरल बॉडी के डिसीजन है ना। जैसे सेक्शन 13 अलॉन्ग विथ रूल नंबर 12 के अंडर में आप अपना बायलॉज को अमेंड कर सकते हो, और बायलॉज को अमेंड करने का जो अधिकार क्षेत्र है वो जनरल बॉडी को है, अगेन सेक्शन 72 के अंतर्गत। एक दो और ऐसी पॉइंट है कि आपका अलॉटेड पार्किंग जो है, कि आप उसको, जैसे आपने थोड़ी देर पहले कहा कि पार्किंग अलॉट हुआ है तो उसको यूज किस चीज के लिए करना है? पापड़ सुखाने के लिए करोगे, या अचार के लिए करोगे, या घर का कचरा स्टोर करने के लिए करोगे, ये बोल के कि भाई मेरी पार्किंग है, मैं ये पार्किंग का चार्जेस भी दे रहा हूं, तो मैं इस चीज पे कुछ भी कार्रवाई करूंगा करके। पर आपने ये भी बोला कि अलॉटेड फॉर द स्पेसिफिक पर्पजेस, बायलॉज में ये तो लिखा नहीं है अभी कि भाई आपका स्पेसिफिक पर्पस और भी कुछ हो सकता है, बिकॉज इट इज ए पार्किंग स्पेस। और बीएमसी कानून 381 सेक्शन के अंडर में जो स्पेस आपको जिस पर्पस के लिए यूटिलाइज दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वही पर्पस के लिए आप यूटिलाइज कर पाओगे। तो इन अदर वर्ड्स, आप अपना पार्किंग स्टोरिंग के लिए यूज नहीं कर सकते, प्लेइंग के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसे कई लोग बोलते हैं कि हमारी पार्किंग है, शाम को कैरम बोर्ड लगा देते हैं, टेनिस टेबल लगा देते हैं, या ये कुछ भी कर देते हैं, वगैरह वगैरह। कुछ और प्रश्न है थोड़ी देर के बाद लेते हैं, अपने दोस्त वेट कर रहे हैं।
सर मैं अगला- एक इसमें आपको जोड़ना चाहूंगा सर, जो आपने बोला अभी आपकी Yes, sir. अनुमति के साथ सर। यस सर। अगर तो पार्किंग मान लो कि सब मेंबर्स के पास पार्किंग है, और the difference between allotted parking by the society on rotational basis, obviously, according to me, and you rightly said, cannot be rented out to the person to whom you have allotted. But if it is a parking which is bought by you, because let's say 100% parking is available, every member has got one parking. If some member has got two parkings and I don't have a car with me because I have bought this thing, it is part of my flat, then I can, of course, by informing the society, I can let the person who's got two cars to park one car in my parking. Whether I want to take money for that or I want to take money for without money, that I think I should have the option. Sir, would it be appropriate, sir? What is your यस सर, यस सर। सेक्शन 2 के अंदर ऐसा दिया हुआ है कि भाई सोसाइटी इट इज एन ऑटोनोमस बॉडी। ऑटोनोमस बॉडी मतलब अपना जो खुद का नियम कायदा बना के कानून के तहत नियम का कानून बना सकते हो, आप रूल्स बना सकते हो। तो अगर ऑटोनोमस बॉडी है तो मैं ये कह सकता है कि भाई टेनेंट को मेरे को पार्किंग नहीं देना है, या टेनेंट को पार्किंग देना है तो उसका पार्किंग चार्जेस फिक्स करने का अधिकार क्षेत्र जनरल बॉडी को है। जनरल बॉडी बोलता है अनिल भाई रेगुलर मेंबर 100 रुपये पार्किंग चार्जेस। अनिल भाई के फ्लैट में और कोई आके रहता है नॉन फैमिली मेंबर, जैसे फैमिली का डिफिनेशन बायलॉ नंबर 3 में दिया हुआ है। तो बायलॉ नंबर 3 में जितने भी मेंबर्स दिए हुए हैं, है ना, जैसे माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह वगैरह वगैरह, तो उन सभी का अधिकार क्षेत्र है उस फ्लैट में रहने का। 101 में ये सारे फैमिली मेंबर्स रह सकते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हो कि भाई आपकी शादी हो गई है बेटी की तो नहीं रह सकते, रिश्ता खत्म नहीं होता है तो आप रह सकता है वहां पे वो फ्लैट। सिमिलरली इसी चीज को हम आगे लेके जाते हैं। तो पार्किंग उस फ्लैट को जो अलॉट हुआ है उसमें उस परिवार का, बायलॉ नंबर 3 वाला परिवार उस पार्किंग स्पेसेस को यूटिलाइज कर सकता है। तो हम ये कहना गलत होगा कि भाई नहीं कर सकता है करके। लेकिन हाउएवर आपका भी एक ऐसा प्रश्न निकलता है कि पार्किंग भाड़े पे दे दूं क्या? दे दूं, यस। ऑटोनोमस बॉडी हो, डिसीजन लेने का अधिकार क्षेत्र आपका है, सेक्शंस में भी लिखा हुआ है। लेकिन वो जो अधिकार क्षेत्र है तो उसको इट विल हैव टू बी रिड्यूस्ड इन राइटिंग, और उस कागज में आपको लिखना पड़ेगा कि भाई ये रेजोल्यूशन पास हुआ है और ये बायलॉज में हम इसको चेंज करते हैं या ऐड करते हैं या अमेंड करते हैं या ऑल्टर करते हैं। ये करने के बाद में आप भाड़े पे भी चढ़ा सकते हो, टेनेंट को अलग से पार्किंग चार्जेस भी ले सकते हो, पोडियम का, स्टील्ड का अलग अलग डिफिनेशन कर सकते हो। ओपन पार्किंग में खर्चा रिपेयर्स मेंटेनेंस का कम होता है, लेकिन पोडियम है उसमें ज्यादा होता है क्योंकि पोडियम 3-4 फ्लोर का है, कंक्रीट करना है, लाइटिंग करना है, सीसीटीवी करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऑल दिस लॉजिक्स कैन बी यूज्ड इन द जनरल बॉडी टू मेक or define parking charges because the parking space is not owned by Anil Bhai, the flat owner। अगर आप ये सोचेंगे कि मैंने तो बिल्डर से खरीदा हुआ है, गलत अपनी सोच है ये। मेरी सोच ये गलत है कि मैंने बिल्डर से खरीदा हुआ है, क्योंकि बिल्डर को पार्किंग बेचने का अधिकार क्षेत्र नहीं है। उसने आपको बेवकूफ बना दिया, आपने खरीद लिया, पैसे भी दे दिए, बात आई गई हो गई और आप खुश हो रहे हो कि मैंने हमारी पार्किंग का मालिक हो गया। लेकिन ऐसा है नहीं। सोसाइटी के आपके जो फ्लैट का एरिया है 500 स्क्वायर फीट, उसके आधा इंच के बाहर का क्षेत्र जो है वो कॉमन स्पेसेस में डिफाइन होता है और वो सोसाइटी का प्रीमिसेस मानता है। कन्वेंस हुआ हो सोसाइटी के प्रीमिसेस का या ना हुआ हो, लेकिन द सोसाइटी इज ए डीम्ड ऑक्यूपेंट of all the common spaces of the society, लिफ्ट का, गार्डन का, टेरेस का, पैसेज का, स्टेयरकेस का, all types of parking वगैरह वगैरह वगैरह। So make any changes in the bylaws and you can go ahead and do whatever you want to।
Shall we take up the next question, Singh sir? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next question is by Mr. Manish Rangne. Mr. Manish Rangne. हाँ सर, Go ahead. हेलो, आप सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, please. सर, मेरे बिल्डिंग में मैं और मेरे फ्रेंड ने 2 फ्लैट लिए, ठीक है। डिफरेंस इज ओनली कि मैंने जो फ्लैट लिया उसमें बिल्डर ने एग्रीमेंट में ये लिख के दिया था कि दैट नंबर ऑफ पार्किंग अलॉटेड टू मनीष रांगने। हाँ, और अदर मेरा जो फ्रेंड था उसको उसमें कुछ लिखा नहीं था, तो हम दोनों के डील में 3 लाख का डिफरेंट था। तो अभी मेरी पार्किंग में जो मैंने पार्किंग के साथ में जो फ्लैट लिया 3 लाख रुपए ऊपर देके, उसके लिए मैं कुछ कर सकता हूँ क्या? बिल्डर ने बेचा नहीं है, बिल्डर ने सिर्फ ये लिख के दिया एग्रीमेंट में कि दिस नंबर ऑफ पार्किंग अलॉटेड टू मनीष रांगने। आप क्या करना चाहते हैं उस चीज के बारे में सर जी? मतलब ऑलरेडी मेरी पार्किंग है, मेरी कार उसमें खड़ी है, मतलब इन फ्यूचर अगर किसी और मेंबर ने उसमें ऑब्जेक्शन लिया तो मेरे पास कुछ राइट है क्या? जैसे क्या ऑब्जेक्शन लेगा दूसरा मेंबर? बोलेगा कि मनीष भाई पार्किंग से हटो, मेरे को मेरी मर्सिडीज पार्क करनी है, ऐसा वाला राइट आएगा? नहीं, किसी ने बोला कि जैसा अभी हमने बताया, मतलब वेबिनार हुआ है कि पार्किंग सेल नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेरे इसमें सेल ये ऐड नहीं है, कि सिर्फ ये है कि फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे अलॉटेड टू मनीष रांगने। पार्किंग का जैसे बताया सिंह साहब ने भी बोला कि कॉमन स्पेसेस में आता है वो चीज, मैंने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया। राइट। तो अगर पार्किंग कम है तो जब तक सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन डेट है तब तक पार्किंग का मालिक बिल्डर है, और अगर आपको दे दिया है तो आप डीम्ड मालिक हो, हवा वाले मालिक, हवा में डीम्ड मालिक हो करके। लेकिन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन डेट के बाद में वो सारी के सारी प्रॉपर्टी जो है वो सोसाइटी की कस्टोडी में चले जाते हैं। सोसाइटी बिकम्स द ट्रस्टी एंड द कस्टोडियन ऑफ ऑल दिस प्रॉपर्टीज। ओके। तो तब सोसाइटी बोलेगी नो सर, आपको 2 पार्किंग है, दूसरे को एक भी पार्किंग नहीं है, कंज्यूमर कोर्ट के ऑलरेडी जजमेंट्स वगैरह भी मौजूद हैं, आपको खाली करना पड़ेगा। हम अपना पार्किंग पॉलिसी जो है, जैसे सिंह साहब ने बताया कि 78 to 82 के बीच में पार्किंग का पॉलिसी का प्रोविजन दिया बायलॉज में। तो उस सूरत में आपकी पार्किंग जा भी सकती है, रोटेट भी हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो इसके लिए अगर मान लीजिए अगर कमेटी को अगर कुछ एक्शन लेना है तो क्या करेंगे वो? जनरल बॉडी का रेजोल्यूशन, एक नोटिस एजेंडा के साथ में कि भाई अभी पार्किंग इतने को अलॉट हुआ है, सबको री अलॉट करो, जिनको अलॉट नहीं हुआ है उसको अलॉट करो रोटेशन में। एनीवे, थैंक यू मनीष जी। Okay, thank you. Question is by Mr. Vegas, Claude Vegas. Good evening, sir. Sir, मेरा Yes, क्वेश्चन please. is very similar to the previous मनीष जी का जो क्वेश्चन था। बिल्डर ने अलॉट किया है पार्किंग and there are some people, like there is an advocate of a high court in our building who has paid stamp duty also on this and believes that this parking is owned by them. हाँ जी। Now, if we want to implement a parking policy, there are 2 parts in it. One is the financial aspect. हम parking charges उनको charge कर रहे हैं, 200-400 whatever. That is one part which needs to be approved by the AGM. But now suppose there are flats which have parking allotted. मतलब इन्होंने बिल्डर को पैसा दिया है 4 लाख 3 लाख जो भी है, और एक पार्किंग लेके रखी है, बट गाड़ी नहीं है उनके पास, या एक से ज्यादा पार्किंग लेके रखी है और एक कार है, एक खाली पड़ी है। तो does the committee need to take the approval of the AGM to take all these empty parking slots into its own quota and then allot it, or is this understood that bylaws में तो ऐसा ही है, तो हम managing committee can do this? सिंह साहब। सर, इसका बेसिकली हेमंत सर ने ऑलरेडी मनीष जी के क्वेश्चन के ऊपर काफी जवाब दिया है। ये एक डिस्प्यूट, ये एक किस्म का अरेंजमेंट अपना मुंबई में चल रहा है। प्रॉब्लम वही होती है जहाँ के पार्किंग का जो एलिजिबल मेंबर्स होते हैं पार्किंग के लिए, वो उनका नंबर ज्यादा होता है और पार्किंग कम होती है। अभी जैसे कि हेमंत सर ने बोला
कि जब तक सोसाइटी रजिस्टर्ड नहीं होती तो बिल्डर जो है वो अपने तरफ से वो बेचता है, लेकिन उस एक्चुअली स्पीकिंग इट इज नॉट लीगल इन आईज ऑफ लॉ, बिकॉज this is unless any open space is basically a common area. As I said, unless it is stilt parking or some podium parking where he's created the facility and you have paid the money for that, then it becomes your parking. If out of the common lot he has allotted something to you on paper and charged you 3 or 4 lakhs, he is actually doing a wrong thing, and you are getting into a trap of buying that parking and considering कि वो पार्किंग आपकी हो गई है. जैसे ही सोसाइटी रजिस्टर होगी उसके बाद में सोसाइटी जो है, जैसे हेमंत सर ने बताया था, एज पर बाय लॉ एंड इन द मैनेजिंग AGM डिसाइड एंड टेक द पार्किंग एंड अलॉट इट ऑन द रोटेशन बेसिस. कुलदीप जी, मेरा क्वेश्चन स्लाइटली डिफरेंट था. What I'm saying is, the society is in charge of all the parking. Once the society is registered, builder ने hand over कर दिया है. अब लोगों को तो ये लगता है कि उन्होंने पैसे दिए हैं तो they are owners of that parking. They are not ready to leave that parking slot. So can the society just allot empty parking slots to members who need it, or does this also need an AGM approval? उसी बात की Right to this, does it need an AGM approval? That is exactly what I'm saying. You see, when the resources are limited, then everyone's right has to be considered. If the resources are not limited, then it's a different thing. But जब resources limited हो जाते हैं तो बात तो वहीं आती है. अगर वो common area है तो उसमें अधिकार तो मैनेजिंग कमेटी का हो जाता है, और डिसीजन जो है वो जनरल बॉडी को ले सकती है, जनरल बॉडी उसके ऊपर. इसीलिए तो जिसने पैसे दे दिए, नेचुरली वो तो बोलेगा कि मैंने खरीदी है, मैं क्यों छोड़ूं, मैंने तो पैसे दिए हैं इसके. Right. तो अभी ये एक डिस्प्यूट इशू बन जाता है. तो क्योंकि क्या होगा, अगर आपके कितने मेंबर, अगर 20 मेंबर है और पार्किंग 10 हैं, तो इसका मतलब क्या है कि 10 मेंबर्स जो हैं जिन्होंने बोला है कि भाई हमने तो पैसे दिए हैं, तो बाकी के मेंबर वंचित हो जाएंगे पार्किंग से. तो उनका अधिकार किधर गया फिर? वो जो कॉमन एरिया है, वो कॉमन एरिया में उनका भी अधिकार है. ये तो बिल्डर नहीं कहीं कर सकता. उसने कौन सा कोई बताया पहले कि भी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, या मैंने जो भी है मेरे अरेंजमेंट में ये है, इस फ्लैट के साथ पार्किंग है, इसके साथ नहीं है. तो ये एक डिस्प्यूट एरिया है जो आई वुड से अकॉर्डिंग टू मी, हेमंत सर कैन थ्रो मोर लाइट, इफ टेकन टू कोर्ट विल अगेन रिवर्ट back to what is given in the bylaws. Right, sir. Correct, sir. Whatever parking is allotted by the society or by the builder, the society is the sole custodian of it. Society may take back your parking by passing appropriate resolution in any GB meeting. Anyway, we'll take up next question. Next question is by Mr. Tara Singh. Mr. Tara Singh, please. Mr. Tara Singh. Audible, sir? Hello, am I audible? Audible. सर, पहले तो बहुत बहुत आपको धन्यवाद सिंह साहब और हेमंत जी कि आपने बहुत ही अच्छे से क्वेश्चंस भी दिए हैं और पहले भी अच्छे से समझाया है और पार्किंग इश्यूज के बारे में बहुत अच्छा बोला है. मैं पार्किंग इशू के बारे में ही कुछ पॉइंट पूछना चाहूँगा. हमारे यहाँ मैं इंपीरियल सोसाइटी में रहता हूँ और मैं उसका चेयरमैन हूँ, बी विंग का. इसमें 3 विंग्स है, A, B एंड C, और बी विंग्स में 2 BHK और 1 BHK के फ्लैट है, जिसमें 1 BHK के कुछ फ्लैट्स माडा के अलॉटेड है, माडा के, और बाकी के 2 BHK है. और A विंग में सारे 2 BHK के है, और जो C विंग बाद में इन्होंने बनाया है बिल्डर ने, और उस टाइम में हमारी सोसाइटी फॉर्म हो गई थी और हमको A और B का अलग सोसाइटी बना के इन्होंने दे दिया, और पार्किंग्स भी उन्होंने अलॉट करके दे दिए थे, जिसका आपने ऑलरेडी बहुत सारे आंसर्स दे चुके हैं. पैसे लेके 5 लाख, किसी का 4 लाख वो, और किसी को कवर्ड पार्किंग, किसी को नहीं, किसी को लिख के दे दिया कि आपकी पार्किंग स्पेस है इसमें और नहीं है, और वो अलॉटमेंट पार्किंग का उन्होंने बना के दे दिया. अभी माडा के फ्लैट्स के लिए प्रॉब्लम जो हो रहा है कि उनके 1 BHK के फ्लैट्स है माडा के, उसमें उन्होंने जो पार्किंग स्पेस दिया है, दो जनों को एक पार्किंग में अलॉट किया है.
और एज यू सेड नंबर्स का गेम है कि पार्किंग्स कम है और लोग ज़्यादा है। टोटली 187 फ्लैट्स हैं और पार्किंग्स बहुत कम है, और जो साइड वॉल्स हैं अलोंग द बाउंड्री वहाँ पे भी उन्होंने अलॉट करके दे दिया है और पार्किंग के लेटर्स उन्होंने इशू किए हैं। और हमें सोसाइटी में अभी यही तकलीफ होती है, रोज झगड़े होते हैं कि पार्किंग्स हमको नहीं है। कभी वो जैसे आपने बोला कि सोसाइटी मालिक होती है, लेकिन इसको हम कैसे करें, नंबर्स कम है। क्लोज पार्किंग भी है, कवर्ड पार्किंग भी है और ओपन वाले भी है। कैन यू थ्रो लाइट ऑन दिस, हाउ वी शुड डील, बिकॉज बिल्डर ने हमें प्रॉब्लम में डाला है ये थोड़ा। नहीं तो वो ये क्वेश्चन तो हमने 2 क्वेश्चन इसी टाइप के पहले भी लिए हैं और उसके बारे में हमने चर्चा भी करी है कि या तो कुछ जो एडवर्टाइज्ड अगर है कि भी ये 2 बेडरूम फ्लैट है या जो 1 बेडरूम फ्लैट है, इसके साथ ये स्टिल पार्किंग इज क्रिएटेड स्पेशली एंड सोल्ड। लेकिन जो भी पार्किंग अगर कॉमन एरिया में है तो वो कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी है। तो बात वहीं आ जाती है कि सोसाइटी को सारी ये कॉमन पार्किंग को इकट्ठा करके उसके बाद में रोटेशनल बेसिस पे जाएं, क्योंकि इसके हिसाब से ये होगा कि 10-15 लोग या 50 लोग 30 जितने भी पार्किंग है वो पार्किंग का इस्तेमाल कर सकेंगे, बाकी सड़क के ऊपर पार्क करेंगे। तो सबको बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि बिल्डर इज नॉट अ पर्सन टू सेल अनलेस इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फ्लैट इटसेल्फ। इन द इधर सर ऐसा है कि हमारे पास 3 सोसाइटी अलग अलग, ए, बी और सी, तो फिर कौन सी सोसाइटी अलॉट करेगी, ये वाला क्वेश्चन आ जाता है। एरिया कॉमन है पूरा, और ए और बी बिल्डिंग्स के बीच में सी बिल्डिंग है जो 3 BHK वाली है, जिसको बाद में उसने बड़े बड़े अच्छे रेट में पार्किंग अलॉट करके निकल गया बिल्डर। तो अभी हम डिसीजन ले कौन सी सोसाइटी करें, क्योंकि हमारी आपस में कोई तीनों के मिला के नहीं है। बिल्डर ऐसे सब जगह गेम खेलता है। मैं 31 सोसाइटीज का प्रेसिडेंट भी हूँ और मुझे यही प्रॉब्लम होता है। हम लोगों का फोरम है और सब जगह यही इश्यू आ रहा है। नहीं तो आप क्या वो कॉमन एरिया की डिवीजन है कि भी ये विंग का इतना कॉमन एरिया नीचे वाला जो है आपकी एंट्रेंस प्लस जो उसके एरिया अराउंड, कुछ ऐसे आपने किया हुआ है कि नहीं, या बिल्डर ने करके दिया है? नहीं, ऐसा नहीं किया, और उसने अभी तक कन्वेंस डीड भी नहीं किया है। 5 साल हो गए हैं और सोसाइटी हैंडओवर होके 3.5 साल 4 साल हो गए हैं। हिम्मत सर, आप थोड़ा सा इस पे टिप्पणी करें प्लीज। हाँ मिस्टर तारा सिंह, ऐसा है कि यू ऑल सोसाइटीज कैन मेक एन डीड ऑफ अरेंजमेंट जी by consulting a registered architect who will survey the premises and who will say कि इस सोसाइटी में इतने मेंबर के हिसाब से इतना प्रोपोर्शन ऑफ स्पेस इनको जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे टोटल 100 स्क्वायर फीट की लैंड है, उदाहरण। एक सोसाइटी में 13 फ्लैट है, दूसरे सोसाइटी में 14 फ्लैट है, तीसरी सोसाइटी में 15 फ्लैट है। तो 13 सोसाइटी का फ्लैट का एरिया कितना होता है, लेट अस से 1/3, कुछ भी एक पर्टिकुलर एरिया पकड़ लो। तो उस पर्टिकुलर एरिया का 13 फ्लैट वाले यूज करेंगे। ऐसा एक डीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग अरेंजमेंट आप रजिस्टर करवा सकते हो एंड एवरीबडी विल बी बाउंड बाय इट। डीड ऑफ अरेंजमेंट या डीड ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए जनरल बॉडी की मीटिंग बुलाना है कॉमन, और उसमें ये फैसला करना है। और अगर ये फैसला नहीं हो सकता है तो फिर आपको सिविल कोर्ट अप्रोच करना पड़ेगा। यही जो मैंने आपको बताया इसका डिक्लेरेशन लेने के लिए। Anyway, thank you, Mr. Tara Singh, for joining. Thank you, sir. Thank you very much. Very nice answer. Thank you very much. Next question is by Mr. Anup Kumar. Mr. Anup Kumar. We are running out of time, so एक छोटा सा ही प्रश्न पूछें please. Mr. Anup Kumar. Okay. Next question is by Mr. Mohanlal Chhajjar. Mr. Mohanlal. Yes, sir. I'm from Chennai. Can I ask question? Yeah, yes, sir, definitely. If it is relating to today's topic, please go ahead. Yeah. Sir, I bought 2 flats at a time, and this builder has allotted only 1 car parking, and he has not registered that car parking. My question is whether, and he is asking some more amount for these 2 flats to blackmail me. So I refused him to give this money. So he's not allotting. He allotted only 1 car parking and not allotted 1 more. And, whether I am allowed to park not car but 2-wheeler also.
My question is, instead of car, can I park two-wheeler? And he allotted only one car parking. Okay, Singh साहब, जज साहब बेसिकली बात ये है कि आपके पास जितने फ्लैट्स हैं उतनी पार्किंग्स हैं कि नहीं है? वो नहीं उतनी है सर, उन्होंने पेमेंट में किया, पर वो रजिस्टर अलग नहीं किया, उसका कार पार्किंग का अलग रजिस्टर नहीं, अलग चार्ज लिया। नहीं, मैं आप मेरे क्वेश्चन का स्पेसिफिक जवाब दीजिए। जब आपकी कितने फ्लैट्स हैं आपकी उस सोसाइटी में? 1500। 1500। हाँ, तो पार्किंग कितनी है? पार्किंग करीब सबको दिया सर, उसने जो पैसा लेकर के सबको दिया, बाकी किसी का ओपन स्पेस में दिया, हमको पैसा लेकर के हमको कवर पार्किंग दिया कुछ लोगों को। एक पार्किंग सबके पास है? हाँ, सबके पास है। तो अभी आपको दूसरी आपके 2 फ्लैट हैं? हाँ, 2 फ्लैट है। तो आपको तो दो पार्किंग पे आपने 2 पार्किंग के पैसे दिए हैं, तो आप जब सबके पास पार्किंग है तो आपको दूसरे फ्लैट के साथ पार्किंग क्यों नहीं है? वो पैसा मांग रहा है अलग, एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है। कई लोगों ने दे दिया, घर पे दे दिया, मैंने कहा मैं नहीं देता हूँ, मेरे को किसलिए पैसा देना आपको। मैंने नहीं, क्या बिल्डर ने रख ली है पार्किंग कुछ जो? हाँ, बिल्डर ने रख लिया। नहीं, तो फिर आपके जो एग्रीमेंट है वो अगर विद द पार्किंग है, आपने फ्लैट विद द पार्किंग खरीदा, तो यू डिमांड फ्रॉम द बिल्डर कि भाई ये पार्किंग, दिस इज माय एग्रीमेंट और विद यू इज that you are going to provide one free parking, that is part of the flat, that's part of the deal. So how can he says ke bhi I can only give you for 2 flats 1 parking if there are every flat has got a parking? Okay sir, we are running short of time, we'll just take 1 or 2 more questions. Next question is by Aarti. Hello. Yes madam. Yes. No, I have 2 flats in a building, and I don't have any parking space, but I wanted one for my tenant. Now, there is enough parking space, but they have converted part of that area into a garden. And now they say that we cannot cut the bushes and shrubs, and there are trees also. But for one managing committee member, they have created in that garden a parking space. Now everybody has a car park space, but now despite having surplus space, which was originally parking space, has now been converted into a garden. What do we do? I mean, is it possible, even despite telling them that you change a garden into a parking space, which was originally in the plan, they are not ready to listen. आरती जी, ये बेसिकली ये सारी जो कॉमन एरिया होता है वो सब मेंबर्स का बराबर का अधिकार होता है। हाँ. और सबसे पहले तो ये गार्डन कैन बी क्रिएटेड ओनली इफ यू हैव इनफ ऑफ स्पेस। आपके पास इतनी जगह है कि आप पार्किंग क्रिएट करने के बाद में भी कुछ जगह बच जाती है, तो फिर सोसाइटी अगर गार्डन क्रिएट करे तो उचित है। लेकिन अगर सबके लिए पार्किंग पहले क्रिएट नहीं करी है और गार्डन बना दिया है कुछ एरिया में जहाँ के कुछ मेंबर्स को जिनके पास पार्किंग नहीं है उनकी पार्किंग क्रिएट हो सके, तो वो एक डिसीजन, एक गलत डिसीजन है। बट ये तो आप जनरल बॉडी में मुद्दा रख के उसमें आप सुलझा सकते हैं, क्योंकि ये डिस्कस कर सकते हैं कि भाई हमारे पास पार्किंग नहीं है तो उसमें गार्डन क्यों बनाया गया, पहले हमको पार्किंग दी जाए। हाँ, लेकिन वो कहते हैं कि आप तो मेंबर है, आपके पास गाड़ी नहीं, टेनेंट के लिए आप पूछ रहे हैं, आपके फ्लैट पे जो दूसरे फ्लैट में टेनेंट है उसके लिए पूछ रहे हैं। अगर नहीं, वो क्या कह रहे हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है और लेकिन आप टेनेंट को देना चाहते हैं इसलिए आप पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, वो तो फिर पहले सब, जैसे मैंने बोला, आपका एग्रीमेंट क्या कहता है बिल्डर के साथ? No, it's an old building, so we don't have any agreement. No, none of the space is sold. It's open parking. हाँ, तो फिर हम उस क्लॉज आती जी, हम उस क्लॉज पे आ जाते हैं कि you don't have the need for, because you don't have a vehicle, so therefore it is need based also. तो अगर आपके पास नहीं है, व्हीकल नहीं है और आपको उसकी पार्किंग की जरूरत नहीं है, तो फिर हम उस बायलॉ में आ जाते हैं कि अगर आपकी नीड नहीं है तो फिर आप पार्किंग के लिए अप्लाई भी नहीं कर सकते हो।
No, because a tenant is there in another flat, which is owned by me. Owned by you. And Yeah. Singh Saab, we have to Hemant sir. proceed further. Madam can always file a civil suit for her problems, stating कि parking space को convert किया garden में, and the society and the BMC may be directed to revert back to the parking spaces. Okay, This is the thank only you, sir. solution, and then go ahead. Next Okay, question is thank by Harsha Shah. Harsha Shah. Harsha Shah. Okay. Next question is by Mr. Anup Kumar. One short question only, please. सर मेरा शॉप है उसमें पानी का कनेक्शन नहीं है तो हाउ सोसाइटी कैन चार्ज वाटर कनेक्शन वाटर चार्जेस. सर आपका क्वेश्चन आज के विषय के हटके है, सो वी आर नॉट टेकिंग योर क्वेश्चन. नहीं मेंटेनेंस का था ना सर आज सिर्फ और सिर्फ पार्किंग इश्यू पे है, ठीक है, पार्किंग मेंटेनेंस वगैरह के ऊपर है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय पायल दुबाशी. Yeah, hi. Am I audible now, sir? Yes, please. Yeah. Okay. Sir, I'll keep this very quick. And thank you for the session. My question here is, my friend is a member of the managing committee, and he, since sir, you spoke about a lot of misappropriations. So he's fighting a case against the other managing committee members for misappropriation of funds. And in the meanwhile, and he has paid for the entire maintenance of this quarter, which includes the parking charges. His flat is undergoing a renovation, and because of this tussle with the managing committee, he did not get any other flat in the society, so he has just moved to the adjoining society, the building just next door, but his car is still parked and he visits the building every day. But because of this tussle, they have taken this and they have suddenly sent him an email saying that we are revoking your parking, even though he has paid for parking charges. He's visiting the society daily, he's visiting his flat daily. Can they do this? Payalji, as I correctly understand that it is a temporary phase where Correct. he's not utilizing his flat because he's renovating it. So, Correct. So that doesn't take away the right, his right from parking the car in his parking. The parking, he's perfectly justified to keep it, and they are managing committee wrong in giving them such notice. Okay. Our next question is by Mr. Dev D. Oh, thank you, sir. Thank you. Mr. Dev D. Okay. Next question is by Mr. Mukesh Garg. Mr. Mukesh Garg. Am I audible? Yeah, Dev ji, आप हाँ जी बोलिए. Hello. Is it mandatory? Is it mandatory to have guest parking? It is mandatory to have Guest parking. Depending on how much common area you have, it is a good thing to have a visitor parking, guest parking जिसको हम बोलते हैं. But otherwise normally we don't have that much of space societies में. The guests normally park it outside. But if the space is there and you can nominate some slot, it is a good practice. Thank you, sir. हेलो. हाँ जी मुकेश जी. हाँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक पार्किंग उसने हमें लिख के दिया है एग्रीमेंट के अंदर, एक पार्किंग उसने अलॉट की है, ओनली अलॉटमेंट लेटर, ऊपर से मनी लेके जैसे लेते हैं लोग 4 लाख 5 लाख 6 लाख लेते हैं बिल्डर. नाउ सम मेंबर्स वांट्स टू सेल सेकंड पार्किंग टू अदर मेंबर्स. दैट इज इट अपने ऑथराइज्ड? नहीं, if I've understood the question correctly, you have every member has got a parking with the flat. Am I right? Yeah. And you have paid for it. Yes. Okay. And some members don't want to utilize the parking, but they're wanting to sell it. No. Second parking allotted by builder on allotment letter only, not inclusive in the agreement, sale agreement. No, second parking, who's allotted second parking? Builder has allotted, but it's not in part of the agreement. No. So then there's no second parking, no? That if there's any space available,
That is the society's common area. But builder has written अपने given the allotment letter to the अपने some members कि this parking number in the slot number इतना allotted to you. No, we come back to the same, मुकेश जी. अगर वो common area की parking है, builder has got no right. अगर आपने pay किया है, it is part of the agreement, part of the flat, it's a different story. वो अगर उसने ऐसे बोल दिया है तो वो ऐसे आपको नहीं दे सकता है और managing committee has to decide as per the bylaws. Okay, sir, we will take up question of Indira Kale. लेकिन members बोलते हैं हमें तो उसने allotment letter दिया हुआ है ये हमारा we are running short of time. That's it. We'll take up next question by Indira Kale. इंदिरा काले, आप पूछिए आपका प्रश्न. हाँ, मुझे ये पूछना है सर कि जैसे कि सोसाइटी को कन्वेंस नहीं मिला है और आजू बाजू की जो भी जगह है वो कॉमन है सोसाइटी की, तो ऐसे वक्त में सोसाइटी या मैनेजिंग कमेटी वहाँ जो गाड़ी पार्क करते हैं उनसे पैसा लेते हैं, तो क्या ये वाजिब है क्या? कन्वेंस का इसके साथ इंदिरा जी कोई ताल्लुक नहीं है. आपकी सोसाइटी है, वो सोसाइटी प्रेमिसेस है. अगर सोसाइटी प्रेमिसेस हैं तो आपका regulate of that regulation of to regulate that area as society can do it, managing committee. Okay. नहीं ये ठीक है, लेकिन अगर वो कन्वेंस नहीं मिला और जिसका कि मालिक अभी भी बिल्डर है, तो इस तरह से सोसाइटी कैसे हम लोगों से उसका पार्किंग ले सकते हैं? नहीं, आप पार्क कर रहे हो ना, आप उसका यूज कर रहे हो. कन्वेंस हो ना हो इज अ डिफरेंट स्टोरी. कन्वेंस के इसके बीच में उसका कोई ताल्लुक नहीं है. अच्छा, ठीक है, थैंक यू. Okay, next question is by Mr. Tulsidas Chika. Mr. Tulsidas Chika. Sir, good evening. This is Tulsidas Chika from Nerul. I am living in the Sidco developed plot, and we have 90 rooms. And in fact, tomorrow we have a AGM. Okay, so I have 2 cars and 3 bikes. My family having this thing, but society is obstructing me to not to park the 2 cars. Whether there is plenty of space is there, I am ready to pay extra maintenance, whatever the charges is there, but still society is not allowing me. But what is the reason? सोसाइटी क्या बोल रही है? सोसाइटी ये बोल रही है कि भैया अगर आपका 2 गाड़ी अगर हम लोग लगा दिया, कल उठ के है ना बहुत सारे लोग गाड़ी लगा देंगे. आई एम रेडी. आई एम टोल्ड इन दी लास्ट एजीएम कि अगर किसी को प्रॉब्लम होता है, देखो नॉर्मली क्या है कि 1 vehicle is allowed to park. Now I have 2 vehicles. Because of that I am parking on the roadside. और उसके वजह से मेरे कई सारे गाड़ियों के ना डैमेजेस हो रही है. Because right bad is there. चिका साहब, पहले तो आप जवाब दीजिए कि जितने मेंबर्स हैं उनके सबके पास एक पार्किंग है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर. This is a Sidco developed society. Okay. There is a LIG, MIG, or ठीक है. HIG. ठीक है. There is plenty of space around it. Yes sir. Yes sir. Yeah. So तो मेरे पास जो जगह है, मैं I convince them कि भाई अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो then I can remove my vehicle. No, but at least as per my wisdom, if there is enough space, there's nobody else is in need, you should be allowed to park over there and pay the charges for the. Whatever. I'm ready to that. Yeah. I'm paying all the maintenance charges. I'm paying all the car parking charges. Still, they are not agreeing. So long you're not depriving anybody else. Yes. Sir. Okay. You should be able to park by paying the extra charges for that. Yes, sir. I'm ready for that. Yeah. So that should be okay. But so what is the legal term is saying? No, you make a complaint to the joint registrar or deputy registrar that this is what they are not allowing me. Acha, okay. Okay, sir, we are taking up next question. Thank you, sir. Thank you. By Harsha Shah. Harsha Shah.
Okay, our last question for today is by Mr. Naushad Khan. Good evening, sir. Good evening. Sir, my basic question and I'm now as last and time is so much time there is very shortly I am speaking कि सर जो पार्किंग जो दिया जाता है वो ओनर को दिया जाता है, उसमें टेनेंट का ओनर को पार्किंग का और टेनेंट का डायरेक्ट कहीं ताल्लुक नहीं रहता है। और हम इसके लिए अगर किसने ओनर ने टेनेंट रखा है तो हम उससे नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस 10% वॉट एवर इट में भी वो ज्यादा लेते हैं। तो अभी ये केस में पार्किंग और अदर फैसिलिटी जैसे कि क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल है, सब फैसिलिटी ओनर का जो यूज है वो टेनेंट ले सकता है, ये इम्प्लाइड है समझो। ओनर जो भी करता है अगर रेंटेड है तो टेनेंट वो पार्किंग यूज कर सकता है। अभी मुझे थोड़ा सा क्लू, अभी ये क्लेरिफिकेशन ऐसा चाहिए। हेमंत सर ने जब बोला कि तुम जनरल बॉडी मीटिंग लेकर टेनेंट के लिए ज्यादा चार्जेस वगैरह कुछ उनका ऐसे बोलने, मे भी हेमंत सर बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी है, मैं उनसे क्रॉस नहीं करना चाहता हूँ, मैं मेरा अपना क्लेरिफिकेशन करना चाहता हूँ कि तुम अगर नॉन ऑक्यूपेंसी चार्जेस ओनर से ले रहे हैं तो टेनेंट्स के पास से तुम पार्किंग को इन एडिशन ज्यादा कुछ ले सकते हैं क्या? और दूसरी बात ऐसी है कि जनरल बॉडी में अगर कुछ भी रिजोल्यूशन हो गया तो जनरल बॉडी मेजॉरिटी ऑफ द पीपल कैनॉट क्रॉस द बायलॉ ना। अगर मेजॉरिटी का डिसीजन कुछ भी होगा तो बायलॉ के बाहर तो नहीं हो सकता है। तो मुझे ये थोड़ा क्लेरिफिकेशन चाहिए कि टेनेंट से तुम ज्यादा पैसे ले सकते हैं क्या? नौशाद जी, इसमें बेसिकली क्या है कि नॉन ऑक्यूपेंसी का कोई उसमें उसका इफेक्ट नहीं है कि आप पार्किंग ज्यादा ले सकते हो कि कम ले सकते हो, ठीक है नहीं। आपने ठीक बोला कि आपका ओनर आप हो, आपने टेनेंट को दिया तो टेनेंट को अधिकार है उसको पार्किंग को यूज करने के लिए, ठीक है नहीं। तो अगर उस हिसाब से आपने घर के साथ उसको दिया है तो फिर जो आपने रेंट डिसाइड किया है उसका, तो उसमें कार पार्किंग का रेंट भी है, वो अलग एंटिटी तो नहीं है ना। unless it is allotted from the common pool to you and you are subletting it to your tenant, then the AGM can decide less, whether the same charges or more charges. If the parking is part of your flat, then as a matter of fact, whether NOC or no NOC बीच में नहीं, NOC तो देंगे आप, लेकिन उसके लिए पार्किंग का सवाल पैदा नहीं होता है कि भी उसको ज्यादा टेनेंट को ज्यादा पार्किंग देना। आप रेंट ले रहे हैं, आप ओनर हैं, तो उसमें तो सोसाइटी का कोई अधिकार नहीं है उसको कुछ करने के लिए। Okay, our last question for today is by Mr. Vijay Kinger. Mr. Vijay. Okay, sir. Now we will conclude today's webinar. Mr. Kuldeep sir, I would like to thank you specifically for all the efforts and knowledge that we have shared with our friends here. Now, with the permission of all our friends, we will conclude today's webinar. Thank you all friends for attending and supporting this knowledge and experience sharing webinar. Wishing all friends a healthy and peaceful life forward. Thank you everybody. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you very much, Hemantji Singh sir. I will like to thank Hemant sir to give me this opportunity and for all of you to patiently hear me. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you once again. Have a nice Thank you evening. everybody.